of all, good morning to you. Myself Rohit Pitalia. हमने लास्ट पीरियड में बात की थी कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फिल्म थियरी की भाई उसकी क्या है, थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। उसके बाद बात की थी हमने थोड़ी बहुत बात की थी भाई मेटल कार्बोनेट। नाउ व्हाट इज मेटल कार्बोनेट, थोड़ी बहुत लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात हो गई है। आज का लास्ट टॉपिक यहाँ पर खत्म होगा और इसके बाद आपको माइंड चार्ट दे दूंगा, पूरा माइंड चार्ट अपनी नोट्स में कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। लास्ट में हमने बात की थी मेटल कार्बोनेट। चलो व्हाट इज मेटल कार्बोनेट, लिसन केयरफुली। मेटल कार्बोनेट मींस होता है कि भाई मेटल के बाजू में कार्बोनिल ग्रुप लाइक CO, कार्बोनिल ग्रुप लाइक CO आता हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। एग्जांपल देखा था हमने NiCO4, FeCO5, फिर MnCO10, सेम तरीके से उसके हमने टेट्राहेड्रल, 2 स्क्वायर बायोपिरामिडल, ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल, उसके शेप के बारे में बात की थी। नाउ ये कार्बोनिल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको हम? सिनर्जिक बॉन्डिंग उसको हम बोलते हैं। ये बॉन्डिंग का नाम है, इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। उसको हम क्या बुलाएंगे? सिनर्जिक बॉन्डिंग। यानी मेटल के बीच और कार्बोनिल जो अपना लिगेंड है उसके बीच क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग की क्या होती है, क्रिएशन होता है। नाउ व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्ड? Synergic bond. The metal carbonyl possess both sigma and pi character. भाई कार्बोनिल ग्रुप में दोनों कैरेक्टर होते हैं, सिग्मा और पाई। याद करना, मैंने कहा सिखाया था कि भाई कार्बोनिल मींस क्या होता है, CO, मेटल के बाद लिखे जाता है CO कार्बोनिल, उसमें दो कैरेक्टर होते हैं, सिग्मा एस वेल एज पाई। कार्बोनिल सिग्मा इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब वो अपना लोन अपना लोन पे क्या करता है, वो डोनेट करेगा, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और द कार्बोनेटम while the metal carbonyl pi bond is formed by the donation of pair electron formed by filled by d orbitals। यानी कि भाई उसमें दो बॉन्ड बनते, सिग्मा एस वेल एज पाई। कार्बन में दोनों बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और पाई बॉन्ड भी बनाएगा। नाउ व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब अपनी वो लोन पेयर की शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन से, तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब उसका d ऑर्बिटल, मेटल का d ऑर्बिटल वैकेंट होगा ना, और वो क्या करेगा, पाई बॉन्डिंग करेगा। इज इट क्लियर नाउ? लोन पेयर सिग्मा बनाएगी, बाकी जो बची d ऑर्बिटल में जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड कार्बोनिल के साथ मेटल बनाने वाली है। यानी मेटल और कार्बोनिल के बीच दो बॉन्ड बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। मेटल और कार्बोनिल के बीच दो बॉन्ड बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। देयर आर टू बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, वन इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इज पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर नाउ? इतना क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। और पाई में दो आती है हम जानते हैं, एक होगी बॉन्डिंग में, दूसरी होगी एंटी बॉन्डिंग। यानी पाई वो फॉर्म करेगा, एग्जांपल दिखाया मैंने, बीच वाली सिग्मा बनी है, यही ऊपर वाले दो से बनी है पाई। यानी कार्बोनिल में क्या होता है, पाई क्रिएशन होगा। ऊपर दो पाई होंगे मेटल, और ये कार्बोनिल, ये मेटल, एंटी ये मेटल, ये है कार्बोनिल, ये जो सब बने वो पाई बने। ये पाई आता है, पाई स्टार के ऊपर ये क्या है, पाई स्टार, ये पाई इसके ऊपर क्या बनेगा, पाई स्टार बनेगा। दिस इज द नोन एज मेटल कार्बोनिल, जो हमने बात की थी मेटल कार्बोनिल, ठीक है। सभी बात हो गई कॉम्प्लेक्स में, IUPAC, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वनर्स थियरी, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, सब कुछ बारे में बात होगी। मेटल कार्बोनिल में आ गया, मेटल कार्बोनिल को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ना सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या आते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब लोन पेयर की शेयरिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब d की ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो, और ऑर्बिटल शेयर करके क्या बनेगा, पाई बनता है, ठीक है। पाई में दो आएगी, पाई में एंटी बॉन्डिंग भी होगी, एग्जांपल हमने देख लिया यहां पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दिस इज नोन एज थियरी ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। उसको क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसकी स्टेबिलिटी कितनी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो बढ़ते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन रिफर्स टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज। यानी भाई हमने इक्विलिब्रियम बना हुआ है, हम कोई भी दो रिएक्टर लेंगे उसमें से प्रोडक्ट बनेगा
रिएक्टर इज नोन एज फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी उसको हम प्रूव करेंगे कि भाई फॉर्मूला क्या है इक्विलिब्रियम का। सपोज कि मैं रिएक्टर ले रहा हूं 2x + y इज इक्वल टू z, तो कैसे क्या होगा z concentration of z divided by concentration of x and y, यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टर इज फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ देखते हैं इस डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या करना, डिग्री ऑफ सॉरी एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी क्या करना, साथ में करना, क्या करना, इकट्ठा करना, एसोसिएट करना, इट इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर नाउ? इट इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, याद रखना एसोसिएशन में क्या करना है, इकट्ठा करना। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल रखा है m + n, मेटल रखी है, बाद में लिखे दे रहा हूं m + n बना रहा है क्या ml, m + n बना रहा है क्या ml। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर यानी कंसंट्रेशन ऑफ ml डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ n इनटू l, यानी क्या होगा अपना K1 पहले के लिए। दूसरा वापस मैंने ml ले लिया, ml में ऐड किया l, कितने l हो गए, 2 l हो गए, देखो तो l कितने हो गए, 2, तो क्या बन गया ml2 बराबर ml था, उसमें और एक रीजन किया मैंने तो ml2 बन गया, यानी क्या हो गया K2। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ml2 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कैसे का फॉर्मूला, ये K1 ये K2। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, फिर से ml2 लिया प्लस लिगेंड, क्या बन गया ml3, ml1 में ml1 बनाया, ml2 बनाया, ml3 बनाया, फॉर्मूला इक्विलिब्रियम क्या था, प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी ये तीनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके याद करो फॉर्मूला ऑफ K, K = K1 * K2 * K3, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे उसकी स्टेबिलिटी मिलेगी कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा वो। ठीक है, और इसके दूसरा जनरल फॉर्मूला ये है ml n-1, ये n क्या है कि भाई नंबर ऑफ लिगेंड कितने होते हैं उसको बोलते हैं हम n। ठीक है, और बड़ा क्या है mln की याद करने की जरूरत नहीं आपको, एक्स्ट्रा है ये कि भाई ml n-1 n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड प्लस l इज कन्वर्टेड इनटू mln, यानी भाई यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सा बना, mln बना, डिवाइड बाय रिएक्टेंट कौन बना, ये रहा, तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। Is it clear now? Okay, this is known as stability of complex compound. ठीक है, फिर क्या है सिंथेटिक बॉन्डिंग। नाउ व्हाट इज सिंथेटिक बॉन्डिंग, कि भाई कार्बोनिल जो हो वो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं सिंथेटिक बॉन्डिंग थियरी। उसके बाद आए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी इक्विलिब्रियम में कितने आयन कंबाइन हो रहे हैं, यानी ml बनाएगा m + l बनाएगा ml, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट ml बन गया, उसमें और लिगेंड डाल दो कितने हो जाएंगे ml2 ml3 ml4 ml5 ml6, आप जो भी चाहो बना सकते हो। सबके K लिख दो, K1 K2 K3 K4 K5 K6 बराबर, सबका क्या करो मल्टीप्लाई करो, K = K1 * K2 * K3 * K4 * K5, जितने भी आपने लिए हो, यहाँ पे K आता है तो क्या आता है, यहाँ पे K जितने भी आपने लिए उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। This is known as stability of coordination compound. ओके, नाउ उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज में इसकी इंपोर्टेंस दिए हुए कि भाई ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लास्ट टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको कहां पे काम आता है। बहुत इजी है, आप पढ़ो तो भी आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमको कहां यूज हो सकता है। वो यूजेस है, फर्स्ट एनालिटिक केमिस्ट्री में यूज होता है, हम जानते हैं, थियरी बहुत इजी है, यूजेस तो पढ़ने आपको आते हैं। उसके बाद मेडिसिन यूज होता है, हमको पता है EDTA कैंसर की दवा में काम आता है। उसके बाद मेटालर्जिक में काम आता है, फोटोग्राफी में काम आता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में काम आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आएगा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम करते हैं उसमें भी काम आता है। दिस इज द यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेक्शन से फर्स्ट है वो है एनालिटिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसको, दूसरा मेडिसिन बनाने काम आता है, तीसरा मेटालर्जिकल प्रोसेस में काम आएगा, चौथा फोटोग्राफी में काम आएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आएगा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड काम आता है। ये हुआ चैप्टर 9 यहाँ पे ओवरऑल समाप्त, यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 9 ओवरऑल खत्म हो गया है।
इसका नोट्स बना लो। इंपोर्टेंस इतने आया कि नहीं है, बट वो भी मैंने लिख दी है कि भाई ये कहाँ का काम आता है। लास्ट पेज में सबके यूजेस इंपोर्टेंस लिखे हुए हैं, थोड़ी एक बार पढ़ लेना। कोई सेंटेंस ना पता चले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे पर्सनल में आप लोग सेंड कर सकते हो। जैसे इंपोर्टेंस बहुत इजी है, यहाँ तक थियरी थी, लास्ट में यूजेस है। ठीक है, सबके नोट्स बना लेना और नोट्स लिख के अपना होमवर्क कंप्लीट करना, बराबर। इसका नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते आगे। हाँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट ये लेके आ रहा हूँ इसका माइंड चार्ट, भाई इसमें कितना चैप्टर याद करने का, यानी कि हमारे यहाँ पे चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अभी इसकी नोट्स बना रहा हूँ, सब वीडियो देख लो एक बार, जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। इसके बाद नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ मैं माइंड चार्ट। बढ़ते हम आगे, इसकी नोट बना लो। हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे। नाउ लेके आए हैं रैपिड रिवीजन फॉर माइंड चार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अभी आपको खाली इतना करना है, उसकी टेक्स्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। आपको नोट्स बनानी है, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपको फाइंड करने पड़ेंगे, ऑलरेडी आपको लिखने पड़ेंगे। सारी नोट्स मैंने यहाँ पे दे चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे खत्म हो रहा है, लास्ट थियरी बाकी है इसकी। लास्ट थियरी नहीं है, खाली रैपिड रिवीजन है। पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट्स बनाओ, नोट्स कॉपी करो। एक्सरसाइज में जो आईपीसी बैंक से क्वेश्चन है वो सोल्व करो कि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर होता है। इसलिए 4 मार्क्स से आप यहाँ से गवा नहीं पाओगे। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे बच्चों कि भाई नोट्स बनाते रहो, बाय हार्ट करो, लर्निंग करो, चैप्टर की रिवीजन करो। वीडियो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, बहुत बार देखो। खाली ईयरफोन लगा के खाली सुनने का नहीं है, आपको हाथ हिलाना पड़ेगा नोट्स लिख के, तो ही आपको ये सब समझ में आएगा। इसलिए नोट्स बनाते रहो। घर पे बैठे हो तो भाई एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो वीडियो बार बार देखोगे तब इजीली सब थियरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे थियरी में कुछ है नहीं, पर टेक्स्ट बुक में आपको एक बार झांकी पढ़ के रिफर कर लेना, जिससे आपको कुछ हार्ड ना हो। टेक्स्ट बुक रिफर की होगी तो भाई आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 95% तेरे से आपको नहीं हो सकता। जो आपको सब टेक्स्ट बुक की थियरी क्लियर हो तो आपको 101% टेक्स्ट बुक क्लियर होगी ना पूरी, तो मेरी गारंटी है आपको बोर्ड में अच्छे परसेंटेज और मार्क्स आएंगे। एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट में दिए, जेडब्ल्यू में जो पूछे हुए एमसीक्यू है, नीट में पूछे हुए एमसीक्यू है, वो भी साथ में ले रहा हूँ। यानी कि सब नोट्स कॉपी करना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एज बोर्ड की एग्जाम में काम आएगा। नेचुरली हम जानते हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग वैसे ही 4 मार्क्स तो गवा नहीं पाएंगे। तो ये सब इसलिए नोट्स पढ़ी होगी, नोट्स लिखी होगी, तो यहाँ से आपको सब की सब थियरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ लेके आए मैं माइंड चार्ट। ठीक है, माइंड चार्ट से शुरू करूँ इससे पहले सभी वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार रिवाइज करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना। जो डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में एज वेल एज पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हो, बराबर। तो आपको सब कुछ यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर यूट्यूब की लिंक पे दिए हुए है, तो वहां से आपको मेरे नंबर लेके आप मुझे अपना डाउट भेज सकते हो। ठीक है, नाउ वंडर्स थियरी की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले रिवीजन दे रहा हूँ। फर्स्ट हमने क्या पढ़ी, वंडर्स थियरी पढ़ी थी। वंडर्स थियरी में क्या आया, वंडर्स थियरी क्या बोला भाई, मॉडर्न प्रोसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। उसमें 2 वैलेंसी आई थी, एक थी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी थी सेकेंडरी वैलेंसी। 2 वैलेंसी देखी थी वंडर्स थियरी में, एक थी प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। Now what is primary valency? Primary valency is the oxidation number and secondary valency means coordination number. सेकंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज नंबर ऑफ लिगेंड, कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। पहले क्या आई, वनस थियरी आई थी।
वनस थियरी क्या बोला? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी होता है पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी होता है नंबर ऑफ लिगेंड। यार लिगेंड आपने कितने लिए? Mn4 Mn6, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। और हम जानते हैं वनस थियरी में लिखे हुए प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयोनाइजेबल, यानी प्राइमरी वैलेंसी के आयन बनते हैं पर सेकेंडरी वैलेंसी के आयन बनते नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी के आयन बनेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी के आयन बनते नहीं है। वो था मेन मुद्दा किसका? वनर्स का। ठीक है, तो उसकी रिलेशन क्या थी? ये उसकी थियरी थी। उन्होंने क्या बोला? प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मींस आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयोनाइजेबल बिकॉज़ डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद एक रिलेशन उसकी भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन एलिमेंट, यानी वनस की जो बात की थी वो कोई एलिमेंट के लिए लागू पड़ा था, मतलब सबके लागू पड़ नहीं रहा था। कोई एटम के लिए लागू पड़ रहा था, कोई कॉम्प्लेक्स के लिए लागू पड़ रहा था, सब कॉम्प्लेक्स के लागू पड़ नहीं रहा था। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाज नॉट गिवन बाय, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी है, उसकी कैरेक्टर कौन सी है, वो कुछ भी वनस थियरी में बात नहीं की, खाली उसने दे दिया प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है और कोई कॉम्प्लेक्स के लिए लागू पड़, सब कॉम्प्लेक्स से लागू पड़ी नहीं। दूसरी बात, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी बात की नहीं। तो ये थी वनस थियरी विद लिमिटेशन एंड विद थियरी। ओके, उसके बाद आई रिपीट थ्योरी। तीन थ्योरी है कि आपको वनस, वीपीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी है सीएफटी यानी क्रिस्टल फिल्म थ्योरी। तीन थ्योरी हमको पढ़नी थी इसमें। पहले थी वनस थ्योरी, दूसरी है वीपीटी थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तीसरी है क्रिस्टल फिल्म थ्योरी जिसको है सीएफटी थ्योरी। ओके, नाउ वनस थ्योरी हो गया, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड, Mn4 Mn6 इज नॉट अ सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, उसके बाद आई रिलेशन के भाई कोई कॉम्प्लेक्स के लागू पड़े थे वनस थियरी, सब कॉम्प्लेक्स के लागू पड़ नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, वनस थियरी में जो हमने जो पढ़ा था उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको आई नहीं। ठीक है, उसके बाद रिपीट थियरी यानी इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, बढ़ते आगे। उसमें क्या है वैलेंस बॉन्ड थियरी में? इट डिस्क्राइब द हाइब्रिड ऑर्बिटल विद एक्सटेंड शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भाई उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया, शेप दिया, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक हम किसे पता भाई वैलेंस बॉन्ड थियरी। उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल दी, उसने शेप दिया और उसने पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसने दी? अपनी वैलेंस बॉन्ड थियरी में दी। ठीक है, तो हम जानते हैं Mn4 में दो मिलते हैं हमको, एक मिलता है sp3, दूसरा मिलता है dsp2। दो टू टाइप्स की हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको Mn4 में मिलती है। याद करना आगे लेक्चर, Mn4 प्रोड्यूस two hybrid orbital, one is sp3, second is dsp2। sp3 means क्या मिलता है हमको? टेट्राहेड्रल। dsp2 means क्या मिलता है हमको? स्क्वायर पेंडल। sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 क्या मिलेगा? स्क्वायर पेंडल। Mn6 में ही मिलता है हाइब्रिड दो मिलती है, d2sp3 या फिर sp3d2, दो हाइब्रिड मिलती है, एक मिलता है sp3d2, दूसरा मिलता है d2sp3। तो दोनों में शेप तो कौन सा मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा। याद रखना, ये सब माइंड चार्ट है, पूरे चैप्टर का रिवीजन ले रहा हूं मैं, जिससे आपको सारी थियरी एक बार क्या दिमाग में बैठ जाए कि भाई वनस थियरी क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या थी, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या थी। भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है हमको, शेप मिलता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर शेप। सपोज कि मैंने लिया है Mn4, 4 लिगेंड के लिए मैंने, तो sp3 मिलेगा। sp3 मतलब शेप कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। फिर मिलता है Mn4, दूसरा दो Mn4 मिलते हैं, एक में टेट्राहेड्रल sp3, दूसरा होता है dsp2 मींस मिलता है स्क्वायर पेंडल, तीसरा होता है Mn6। Mn6 मतलब क्या होता है? d2sp3 या फिर sp3d2, सब में से दोनों में Mn6 और शेप कैसा मिलेगा आपको? ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, इतना क्लियर हुआ? बैठ रहा है दिमाग में? ये हुई वैलेंस बॉन्ड थियरी की मेन थियरी। उसके बाद लिमिटेशन, उसकी वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी है तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी ना, तो उसकी लिमिटेशन में जान देंगे आगे। इट कुड नॉट एक्सटेंड द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर का है वो अपना वैलेंस बॉन्ड थियरी बता नहीं पाया। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सटेंड द पेयरिंग ऑफ इन अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग लिगेंड, यानी भाई जो स्ट्रांग लिगेंड की प्रेजेंस जो हम जानते हैं ना, पता है ना बड़े में कर रहे थे,
उसका शेप ढूंढने के लिए। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्या हो याद करना, सपोज कि कार्बन कंटेनिंग लिगेंड और नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वहां पे क्या होती है, पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं, यानी पेयर बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। तो वो पेयर क्यों बन रहे हैं उसमें ये बात की गई। ठीक है, पहले वन नर्स थियरी, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप, properties, okay, Ml4 sp3, Ml4 dsp2, sp3 tetrahedral, dsp2 square panel, Ml6 octahedral, Ml6 octahedral, dsp2 sp3 d2 दोनों में क्या मिलता है, octahedral मिलता है। उसके बाद उसकी लिमिटेशन क्या थी भाई, इसने कभी वैलेंस बॉन्ड थियरी में कलर कोटेशन कलर के बारे में बात नहीं की थी। दूसरी कि भाई इसका जो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या हो रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पेयर हो रहे हैं, वो भी उसमें बात नहीं की थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक क्रिस्टल फिल्म थियरी, सीएफटी थियरी, बराबर दो हो गई, वन से एक हो गई डिवीजन में, दूसरी और वैलेंस बॉन्ड थियरी। तीसरी आ रही है क्रिस्टल फिल्म थियरी। व्हाट इज क्रिस्टल फिल्म थियरी? अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फिल्म थियरी, द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड फील्ड, declination of d orbital is crystal and they split into two or more energy levels। इसमें क्या हो रहा है, एक या दो एनर्जी में क्या हो रही है, स्प्लिटिंग होती है d orbital की। हम जानते हैं d की 5 व्रत होती है, dxy, dyz, d तो पहले आती है dxy, dyz, dzx, dx2, dy2 और dz2। 5 d की ऑर्बिटल है, तो वहां पे क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल होता है, यानी दो पार्ट में अलग होता है। तो d दो में पार्ट में अलग हुआ, उसके बाद क्या हो गई, दो पार्ट अलग अलग हो गए, बराबर। यानी स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल किसमें होता है, क्रिस्टल फिल्म थियरी में हमको देखने को मिलता है। स्प्लिटिंग किसमें देखने को मिलती है, हमको क्रिस्टल फिल्म थियरी में देखने को मिलती है। ठीक है, फ्रॉम दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी क्या होता है भाई, कार्बन कंटेनिंग लिगेंड एज वेल एज नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पहले बात की मैंने, 4 ऑक्टाहेड्रल, दो स्प्लिटिंग मिलती है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज मिलता है स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, इसमें दो ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में कौन सा होगा, Ml6 होगा। हम जानते हैं दो एनर्जी मिलती है, एक होता है Eg, दूसरा होता है T2G। Eg मींस क्या है, हाई एनर्जी, T2G मींस क्या है, लो एनर्जी। Eg मींस क्या है, हाई एनर्जी, T2 मींस क्या है, लो एनर्जी। Eg मींस क्या होता है, इसमें दो हाई एनर्जी होती है, dh2 y2 और dz2। T2 में क्या आएंगे, dxy, dyz, dzx। और Ml6 ऑक्टाहेड्रल की बात की मैंने, ये उससे उल्टा टेट्राहेड्रल में आएगा। Eg मींस हाई एनर्जी है, T2D मींस लो एनर्जी है। ऑक्टाहेड्रल में Eg में दो आती है, एक आता है dx2 y2, दूसरा आता है dz2। T2 में तीन आता है, dhy, dyz, dzx, तीन आएगा। उसके बाद Ml6 में Eg में हाई एनर्जी होती है, हम जानते हैं, T2 मींस क्या है, लो एनर्जी। ये बात हुई Ml6 ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट बात है फॉर टेट्राहेड्रल, ये बात है फॉर टेट्राहेड्रल। तो उसमें क्या होता है, उल्टा है, Eg मींस हाई एनर्जी में कौन आता है, dxy, dyz, dzx आएगी Eg में, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। T2 में कौन आएगा, dx2 y2 और dz2 आएंगे T2G में। ओके, उसके बाद क्या आया कि भाई दो रिजल्ट है आपको, इफ डेल्टा हो यानी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग p से कम हो, इज लेस देन p, दूसरा है इज ग्रेटर देन p, एक इज लेस देन p, दूसरा है ग्रेटर देन p। तो लेस देन p हो तो हमको स्पीड कैसी मिलती थी, हाई मिलती है। ओके, और डेल्टा हो इज ग्रेटर देन p मतलब स्पीड कैसी मिलती है, हमको लो मिलती है। कि डेल्टा हो इज ग्रेटर देन p तो लो स्पीड, डेल्टा हो इज लेस देन p यानी पेयर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगी, p से ज्यादा तो लो स्पीड, p से कम तो क्या होगी, हाई स्पीड। हो गए ना, स्पीड कैसी हो गई, हाई हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बराबर। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो जॉन टेलर क्या बोलते हैं, ये जॉन टेलर अकॉर्डिंग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, if the d orbitals are symmetrical filled they will repel
कंपाउंड के भाई डी में लिगेंड आ रहे और लिगेंड आ रहे यानी क्या आ रहे इलेक्ट्रॉन आ रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे तो क्या होगा रिपल्सन होगा। रिपल्सन कौन समझाता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमको समझाता है। ओके पर इतने नहीं है, हमको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही याद रखने हैं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से है, वो क्या एक्सप्लेन करता है हमको। थ्योरी टेस्ट को नहीं दी हुई गई, एक्स्ट्रा है, खास नोट्स करके लिख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। फिर से बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा थियरी है बट नोट्स में लिख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये थियरी नेचुरली काम आएगी। तो इफ द डी ऑफ द सिमेट्रिकल फील्ड देयर विल रिपल सम लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स, वहां पे क्या होगा रिपल्सन होगा कि लिगेंड क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन एंटीडाल क्या होगा रिपल्सन होगा कि नहीं। ठीक है तो इसके लिए हमने लिखा है जब भी D4 हो, जब भी डी में क्या हो 4 इलेक्ट्रॉन हो तो हमको हाई स्पीड मिलती है। याद रखना है खाली आपको ये D4 मिले तो स्पीड कैसी मिलेगी हमको, हाई मिलेगी। जब हमारे पास D7 हो, D7 तो स्पीड मिलती है लो, D7 D9 में मिलती है हमको लो स्पीड। D4 वाला एक ही होगा हमको हाई स्पीड देगा, बाकी D7 and D9 both shows the low speed and this is shown by John Taylor distortion। इसे आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से पता चलता है। ठीक है इतना क्लियर हुआ बराबर। क्या बोलता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कि भाई ई ऑर्बिटल है वो क्या है सिमेट्रिकल फिल्म होती है बिकॉज़ ऑफ लिगेंड। वहां पे लिगेंड मींस क्या हो रहे इलेक्ट्रॉन आ रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे उसका मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मींस क्या रिपल्सन होगा। रिपल्सन का कारण क्या होता है, रिपल्सन का कारण वहां पे क्या होगी दो ऑर्बिट स्प्लिटिंग होगा। ठीक है तो उसने हमने देखा D4 मिलता है तो हाई स्पीड होगी, D7 तो लो स्पीड एंड D9 तो क्या मिलेगा, D9 तो कैसा मिलेगा लो स्पीड। D4 वाली एक ही हाई स्पीड मिलती है, D7 और D9 को कैसे मिलते हैं लो स्पीड देते हैं। ओके एंड दिस इज नोन एज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये बात हुई रिवीजन की, रिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसकी सॉरी पहले आई वनस थियरी पूरी थियरी उसकी लिमिटेशन, उसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थियरी पूरी थियरी उसकी लिमिटेशन, एस वेल एस आया, नेक्स्ट आया वो द क्रिस्टल फील्ड थियरी उसकी थियरी उसकी लिमिटेशन, और लास्ट में आई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उसके अलावा इंपोर्टेंट तो आईपीसी नेम भी दे पर मैं वो सब नेम रिवीजन में नहीं ले पाऊंगा। नेम एस वेल एस ज्योमेट्रिकल शेप जो पढ़े थे कि भाई कैसे हम फाइंड करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो सभी रिवीजन में था। वो रिवीजन में हम लोग यहाँ पे ले नहीं पाएंगे बट जितनी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स थी मेरे पास वो मैंने सभी यहाँ पे दिखा के रख दी है, सभी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दे दी है। आपको खाली इतना करना है नोट्स बनानी है, आईपीसी नेम लिखने हैं, प्रैक्टिस करना है तो ही आपको सारी थियरी क्लियर होगी। नोट्स कॉपी करना, लिखते रहना, एमसीक्यू सॉल्व करते रहना। ठीक है डाउट मुझे भेजते रहना। एक तो मुझे डाउट आया था मैंने सेंड भी किए वापस, डाउट भेजोगे तो मुझे आपको क्लियर हो जाएगा भाई कि इस टॉपिक में किस पे डाउट हो रहा है, तो उस थियरी को मैं वापस रिवीजन में डाल सकता हूँ। तो डाउट नहीं पूछोगे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा भाई आपको डाउट कहाँ पे हो। ठीक है उससे पहले सारी नोट्स कॉपी कर लो। यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर होता है खत्म। हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3, उसके बाद लूंगा शायद तक वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। उससे पहले एक्सरसाइज की कॉपी कर लो, नोट्स बना लो, जो डाउट है मुझे भेजते रहो। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ क्लियर। हम लोग उसकी अभी पूरी एक चैप्टर की एग्जाम में आपको सेंड कर दूंगा, एग्जाम लिखना, नोट्स कॉपी करना। ठीक है घर पे रहो, पढ़ो, लिखो, मिलते ब्रेक के बाद। जय हिंद।